काफ़ी कुछ हमने इसमें कर लिया हुआ है, तकरीबन एंडिंग पर ही है। 404 पढ़ा था हमने? नहीं पढ़ा हुआ। इसे खोल लेते हैं, 2 टॉपिक्स कर लेते हैं और एक स्कीमा कर लेते हैं। ये 404 रीडायरेक्ट्स भी नहीं हमने पढ़ा हुआ, ऐसी है ना। दूसरा हम रीट्रैक कर लेते हैं। चलिए 2 टॉपिक्स कोशिश करते हैं कवर कर लें। रीट्रैक को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा होस्टिंग में। आई दोबारा, ठीक है। तो मैं ज़रा होस्टिंग का अकाउंट भी खोल देता हूँ। इसे बंद करें। इसे बंद कर देते हैं। आई थिंक इसे बंद कर दें। चलिए जी, हम आगे होस्टिंग में यहाँ पर पहले भी गए थे हम लोग, ठीक है। यहाँ से ना हम एक टॉपिक को ज़रा पढ़ने लगे हैं पहले। वो क्या है? वो है रीडायरेक्ट्स। रीडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? रीडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि भाई ट्रांसफर कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, ठीक है। अब रीडायरेक्ट 2 तरह के हमारे पास होते हैं। एक को हम बोलते हैं परमानेंट रीडायरेक्ट। पहले तो देख लेते हैं रीडायरेक्ट क्या है। इज अ वे टू सेंड बोथ यूजर्स एंड सर्च इंजन्स टू डिफरेंट यूआरएल। यानी यूजर्स को, मिसाल के तौर पर कोई बंदा जियो की वेबसाइट लिखे तो किसी और की वेबसाइट खुल जाए, तो इसे हम रीडायरेक्ट बोलते हैं। यानी यूजर्स एक वेबसाइट से दूसरी पे खुद ही जा रहे हैं, एक्चुअली वो जाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हमने खुद से उसको कंट्रोल किया हुआ कि जियो की वेबसाइट लिखने से कोई दूसरी खुले। जैसे आजकल ट्विटर लिखने से एक्स खुल जाता है, तो उन्होंने खुद किया हुआ। तो ये रीडायरेक्ट लगाया। अब हमारे पास 2 तरह के रीडायरेक्ट्स हैं एसईओ के पॉइंट्स। एक को हम बोलते हैं 301 और एक को हम बोलते हैं 302। 301 जो होता है वो परमानेंट रीडायरेक्ट होता है और 302 जो होता है वो टेम्पररी रीडायरेक्ट। मतलब ये 2 तरह के रीडायरेक्ट्स हैं जिन्हें हमें एसईओ में कंट्रोल करना होता है। परमानेंट रीडायरेक्ट का क्या मतलब है कि हम यूजर्स को और क्राउलर्स को एक यूआरएल से
दूसरे यूआरएल पे ट्रांसफर कर रहे हैं, मगर परमानेंटली, यानी कि हमेशा के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमें क्यों जरूरत पेश आएगी? मिसाल के तौर पर किसी कंपनी ने अपना डोमेन नेम चेंज कर लिया हो, अपग्रेड कर लिया हो, कभी पहले बड़ा पुराना नाम चलता आ रहा था, सालों से चलता आ रहा था, तो काफ़ी अर्सी पुरानी उनकी वेबसाइट भी थी, लेकिन उन्होंने कहा अब नई वेबसाइट ली है तो हमने नया डोमेन खरीद लिया, नई डोमेन बना लिया, नई अपनी पहचान बना रहे हैं। तो जब कोई बंदा पुरानी वेबसाइट का नाम लिखे तो वो नई साइट पर चला जाए। अब इसमें वो पुरानी वेबसाइट को भी रिमूव नहीं करना चाहते, यानी कि जो पुराने यूजर्स हैं वो पुरानी साइट लिखेंगे, और जब वो लिखेंगे तो नई साइट पर जाएंगे, उनका नया नाम भी लोगों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। एक तो इसका ये पर्पज़ है। एक जो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पर्पज़ है वो ये है कि जब भी कोई वेबसाइट बनती है तो वो HTTP होती है, ठीक है। HTTP और HTTPS का क्या मतलब होता है? नीचे है जरा, इधर है कुछ के नहीं है? नहीं है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। HTTP वर्सेस HTTPS, ये देखिएगा जरा, एक स्लाइड खोल रहे हैं, बिल्कुल नीचे आए तो यहाँ से आपको पता लगेगा। एक ये वेबसाइट है जिसपे ये लॉक लगा हुआ है, ये प्रोटेक्टेड वेबसाइट है, ये HTTPS पर है, और एक ये वेबसाइट है जिसपे क्या लिखा हुआ है? नॉट सिक्योर। ये किस पर है? HTTP पर है। तो जब भी कोई वेबसाइट डेवलप होती है तो पहले HTTP पर आती है और फिर HTTPS पर जाती है। हम उसे सिक्योर कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखूँ तो भाई मैंने ये इंस्टा की वेबसाइट खोली हुई है, इस पर क्लिक कीजिए, लिखा हुआ गया कनेक्शन इज सिक्योर, ये लॉक अंदर आ गया। वो जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हो वो पुराना है, पहले इस तरह आता होता था, अब चेंज हो गया, अब इस तरह आ रहा है, यानी कि अब बाहर लॉक नज़र नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पे क्लिक करने से आता है। और अगर ये वेबसाइट सिक्योर ना होती तो यहाँ पे क्या लिखा होता? नॉट सिक्योर। इसका मतलब क्या हुआ? जब इसके साथ लॉक लगा हुआ है तो ये HTTPS है, और जब इसके साथ लॉक नहीं लगा हुआ तो ये क्या है? HTTP है। SEO का बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि आपकी जो वेबसाइट है वो SSL प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। बेसिकली ये जो लॉक लगा हुआ है ये SSL की सर्विस है, ये हैकर्स आपकी वेबसाइट को हैक ना कर सकें। अब जब आपने वेबसाइट बनाई तो प्रोटेक्टेड नहीं थी, लेकिन बाद में आपकी वेबसाइट प्रोटेक्टेड हो गई, मतलब शुरू में प्रोटेक्टेड नहीं थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब मुझे ऐसे HTTPS करना पड़ेगा खुद से, और अगर नहीं करूंगा तो SEO का एक क्राइटेरिया होता है सर्वर स्कोर, वो आपका 0 आएगा। जब आप उसे कर दोगे तो वो स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये SEO का फैक्टर है। लेकिन एक वेबसाइट है वो HTTP के साथ नाम है, एक वेबसाइट है वो HTTPS के नाम है। भाई किसी बंदे ने SEO सारी की सारी किस पर की हुई थी? उसने सारी की सारी SEO HTTP पर की थी। अब वो शिफ्ट करेगा तो क्वेश्चन ये है कि क्या उसकी SEO ड्रॉप होगी? जब कोई बंदा परमानेंट रीडायरेक्ट इस्तेमाल करता है, ये परमानेंट कौन सा था? ये वाला, तो SEO का स्कोर ड्रॉप नहीं होता। और जब कोई बंदा टेम्परेरी रीडायरेक्ट इस्तेमाल करता है तो SEO का स्कोर ड्रॉप होता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, मतलब इस पूरे लेसन का थीम क्या है कि जब मेरे पास कोई वेबसाइट आएगी तो मैं ये चेक करूंगा क्या उस पर 301 लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर लगा हुआ है तो गुड, अगर नहीं लगा हुआ तो मैं लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा वो तरीका सीखते हैं। जी कहाँ जाएंगे? हम सबको पता ही है, हम अपनी सर्विस पे जाएंगे। यहाँ से एक्टिव पे क्लिक कीजिए, ये देखिए SSL लगी हुई है। जिस पे नहीं लगी होगी ना उस पर क्रॉस बना हुआ आएगा, यहाँ पर यू क्रॉस बना हुआ आएगा, लॉक लगा होगा और उस पर क्रॉस बना हुआ आएगा, तो इसका मतलब होगा कि नॉट प्रोटेक्टेड है। सी पैनल पे जाए, आगे। अब ये रीडायरेक्ट लगता कैसे है? जरा नीचे आते जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कोई डोमेन लिखा हुआ आएगा आपको नजर, मुझे बता दीजिएगा, मैं रुक जाऊंगा। डेटाबेस आ गया, ये आ गया डोमेन, आ गया। यहाँ पर क्या आ गया? अब ये SEO का फैक्टर आपने देखा, मैं सी पैनल पे जाकर अप्लाई कर रहा हूँ, ये वेबसाइट के ऊपर नहीं कर रही, टेक्निकल SEO का फैक्टर जी। कैसे लगाना है? ये क्या लिखा हुआ आ गया आगे, रिटेक्स परमानेंट के टेम्पररी, हमने कहा परमानेंट,
क्या पूछ रहा है, कौन सी वेबसाइट पे लगाना है? वेबसाइट पे लग रहा है ना, मैंने कहा हाँ भाई इस पे लगाना है फॉर एग्जाम्पल। फिर क्या कहते हैं क्या हो, मैं कहता हूँ ये कहाँ पे लग जाए जनाब, मैंने लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये लगे, स्पेल मैं ऊपर से देख लेता हूँ। अच्छा आप जरा नोट करें ऊपर वाले में और नीचे वाले में फ़र्क क्या है। ऊपर वाला सिंपल है और नीचे वाला HTTPS है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसको HTTPS करने लगा। फिर नीचे क्या आ रहा है, रीडायरेक्ट विद आर विदाउट www। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई बंदा सिर्फ इफ्जाल अकेडमिया लिखे या www के साथ लिखे तो वो जाए कहाँ पर, HTTPS पर। ठीक है, इसे ऑन कर दिया। फिर क्या लिखा, वाइल्ड कार्ड्स। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई बंदा सिर्फ लिखे ना इफ्जाल अकेडमिया तभी यही वाली वेबसाइट खुलेगी। ठीक है, मतलब मुख्तसर नाम लिखे तो भी ये वेबसाइट खुलेगी। ये करने के बाद आप क्या करोगे, ऐड करोगे, गो बैक, देखिए जरा लगा कि नहीं लगा, लग गया। इस तरह करने से सिर्फ एसईओ का एक बहुत ही अच्छा स्कोर अप्लाई हो जाएगा और होगा क्या, सर्वर का स्कोर इंप्रूव होगा। तो भाई आपने अपने सर्वर को प्रोटेक्ट कर लिया। भाई देखिए अगर आपकी वेबसाइट प्रोटेक्टेड नहीं है तो दुनिया में कितने यूजर्स हैं जो आपकी वेबसाइट को खोल रहे हैं, तो वो सारे के सारे नॉन प्रोटेक्टेड हो जाएंगे ना। इसका मतलब क्या होगा, गूगल तो रिकमेंड नहीं करेगा आपकी वेबसाइट को। तो हमें अपनी वेबसाइट को इसलिए प्रोटेक्ट करना है कि यूजर्स को इशू ना आए, ये ना हो कि हमारी वजह से उनकी वेबसाइट हैक हो जाए या उनका सिस्टम हैक हो जाए या उनका लैपटॉप हैक हो जाए या उनका मोबाइल हैक हो जाए। तो हमें ये क्या काम करना है, अब आपने ये देखा कि एसईओ का एक ऐसा काम है जो मैंने सी पैनल में आकर किया, ये वेबसाइट पे कुछ भी नहीं किया, यानी वेबसाइट की कोई सेटिंग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको ये भी पता लग गया होगा कि भाई अगर मैं किसी की एसईओ करता हूँ तो मेरे पास उसकी कोडिंग का एक्सेस होता है, अगर उसकी वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है तो उसके पैनल का एक्सेस होता है, अगर उसकी शॉपिफाई की वेबसाइट होती है आपने देखा उसके पैनल का एक्सेस था। अब अगर मुझे उस पर रीडायरेक्ट लगाने हैं तो मुझे उसके सी पैनल का एक्सेस भी चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पास ये सारे एक्सेसेस नहीं होंगे तो ये सारे काम मैं कॉन्फिडेंस से कर ही नहीं सकता। फिर तो मैं किसी से कह ही सकता हूँ कि भाई ये काम करना है, तो कहेगा भाई सी पैनल तो मेरे पास नहीं है, वो तो किसी और बंदे के पास है। तो यहाँ के गर्विस का मतलब ये हुआ कि इसका भी एक्सेस हमें चाहिए। और अगर आपने इसको खत्म करना होगा तो कैसे करेंगे, डिलीट। हम डोमेन को डिलीट नहीं कर रहे, हम रीडायरेक्ट को डिलीट कर रहे हैं। तो ये वाला रीडायरेक्ट हम लगाते हैं और इसका मैंने फीचर क्या बताया कि आप जब भी लगाओगे इससे एसईओ स्कोर ड्रॉप नहीं होगा, एसईओ उतनी ही रहेगी जितनी एचटीटीपी में। मगर जो दूसरा हमारे पास रीडायरेक्ट है वो कौन सा है, दूसरा कौन सा था, 302। ये कैसा रीडायरेक्ट है, देखिए तो इट इंडिकेट दैट अ यूआरएल हैज बीन टेम्परेरीली मूव्ड। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेरी तौर पर मूव करना। जैसे मैं ये कहूँ कि भाई इस क्लासरूम में पेंट हो रहा है, तो अब अगली हमारी 3 क्लासेस जो है ना वो रूम अगले रूम में होंगी, लेकिन सिर्फ 3 क्लासेज होंगी ना, चौथी क्लास में वापस इस पे आ जाएंगे। तो ये परमानेंट क्लासरूम चेंज नहीं हुआ, टेम्परेरी हमारा क्लासरूम चेंज हुआ। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको किसी खास यूआरएल को टेम्परेरी तौर पर कहीं लेकर जाना होगा तो हम 302 लगाएंगे। जैसे मैं ये कहूँ भाई मेरी वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो मेरे पास कुछ बना हुआ था छोटा सा एक पेज, तो मैंने उस पर रीडायरेक्ट कर दिया। या मैं अपनी वेबसाइट को टेस्ट कर रहा हूँ अभी, तो मैंने कहा भाई अभी मेरा मेन पेज नहीं खुलना चाहिए, तो मैंने किसी और पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया। मगर ये वाला रीडायरेक्ट हम परमानेंट अप्लाई नहीं करते, ये वाला रीडायरेक्ट हम टेम्पररी तौर पर अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या इसमें एसईओ ड्रॉप होती है, बिल्कुल इसमें एसईओ ड्रॉप होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे हमें ज्यादा दिन लेकर नहीं चलना, कुछ दिनों के लिए लगाएंगे तो इतने दिनों में तो शायद ब्राउजर अभी विजिट ही ना करे हमारे पेज को। अच्छा, अब हमारे जेन में बात ये आ गई कि भाई 301 ड्रॉप नहीं करता है एसईओ को, तो 302 करता है। चाहिए मुझे टेम्पररी, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई मुझे कोई 8-10 दिन ना लग जाए, तो मैंने क्या किया, मैंने लगा दिया परमानेंट। क्यों कि भाई 10 दिन तक लगा भी रहेगा ना तो मेरा नुकसान तो नहीं होगा, मेरी एसईओ ड्रॉप नहीं होगी। ऐसे ही है ना, 302 में तो एसईओ ड्रॉप होने का खतरा है।
तो ये जो है ये गूगल की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। मतलब गूगल को अगर ये डिटेक्ट हो गया कि आप बार बार शॉर्ट लगाना शॉर्ट चाहते हो, मतलब परमानेंट लगाते हो और हटा देते हो, परमानेंट लगाते हैं और हटा देते हैं, मतलब कुछ दिनों के लिए लगा रहता है, जैसे अभी मैंने लगाया आपके सामने, क्योंकि मैंने फॉर द टाइम नहीं लगाया ना, ये तो उसके रडार में आया ही नहीं होगा, मैंने लगाया और साथ ही डिलीट कर दिया। आपने 10 दिनों के लिए लगाया, पता कैसे लगेगा? पता उसे क्रॉलर से लगेगा, क्रॉलर आएगा विजिट करेगा, उससे पता लगेगा। ठीक है, तो इस तरह करने से ये गूगल की वायलेशन है। सो इस तरह करने से वो आपको ब्लैक लिस्ट कर सकता है, यानी आपकी वेबसाइट को ब्लैक हैट एसईओ कंसीडर कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब हमें पता भी लग गया कि कब 301 लगाना है और कब 302 लगाना है। ठीक है, और 301 लाजमी लगाना है, यानी जब मैं एसईओ कर रहा हूँ सबको पता लग गया होगा कि एक स्टैंडर्ड क्या होगा कि मैं इधर आकर 301 अप्लाई करूँ। ठीक है, चलिए अब आ जाए दूसरी स्लाइड में। ये क्या है 404? मेरा ख्याल है हम जब रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ लेते हैं तो कई दफ़ा हमारे सामने 404 का एरर आ गया, पढ़ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये वाली फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, ये वाली फाइल मौजूद नहीं है। अब अगर आपकी वेबसाइट पे ऐसी बहुत सारी फाइलें हों जो एग्जिस्ट ना करती हों और जो आपको 404 पे ले जाए, तो इसका मतलब है ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, ये गूगल की तरफ से हमें कोई अच्छे सिग्नल्स तो नहीं मिलेंगे, या यूजर्स की तरफ से भी हमें कोई अच्छे सिग्नल नहीं मिलेंगे। वो दोबारा से आपकी वेबसाइट पे कभी भी नहीं आएगा, वो कहेगा भाई इसका जो भी पेज खोलो एरर पेज ही आ जाता है। यूजर को तो नहीं पता ना 404 क्या है, ये तो गूगल कह रहा है कि 404 पेज वो वाला पेज होता है कि जो आपने पेज बनाया अपनी तरफ से, लेकिन वो पेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसकी एक एग्जांपल यूं करते हैं कि पीक सोल्यूशन का एक पेज था एडमिशन ओपन, होम पेज के ऊपर कोई भी बंदा उसमें क्लिक करता है, फॉर्म फिल करता है, एडमिशन हो जाता है। ठीक है भाई, एडमिशन की कोई ना कोई डेट्स होगी ना, एडमिशन क्लोज हो गए, अब वो बटन चल रहा है अभी भी। अब जब एडमिशन क्लोज हुए तो किसी बंदे ने एडमिशन ओपन के बटन पे क्लिक किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, बटन को भी क्लोज नहीं किया, लेकिन वहां पर जो फाइल पड़ी हुई थी ना एडमिशन ओपन की जिसने ट्रिगर होना था वो डिलीट कर दी, तो क्या होगा? 404 एरर जनरेट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसे कंट्रोल करने का क्या तरीका था कि वो जो एडमिशन ओपन का एंकर बनाया हुआ था उस एंकर को भी खत्म कर दे, ताकि कोई भी बंदा एडमिशन पर आएगा क्लिक करेगा कुछ भी नहीं होगा, वो तो कहीं भी फॉलो नहीं करेगा। अदरवाइज तो उसके एंकर में एडमिशन ओपन डॉट एचटीएमएल का रेफरेंस पड़ा हुआ है, वो उस पर क्लिक होता है, फिर वो उसको जाकर सर्वर पे ढूंढता है, मगर सर्वर पे तो वो फाइल आपने डिलीट कर दी हुई है। तो इस तरह करने से क्या होगा? 404 होगा। तो ऐसा वेबसाइट में बहुत सारी फाइलों के साथ होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनको हमें दोनों साइडों से खत्म करना है। नंबर 1 जहां पर हमने उसको सेव किया हुआ है, नंबर 2 जहां पर हमने उसका रेफरेंस किया हुआ है। रेफरेंस हम कहां पे करते हैं? एंकर में, एक ही टैग में करते हैं ना, ए स्पेस href इक्वल्स टू, वो जो href है ना वो पूरे का पूरा एट्रीब्यूट रिमूव करना है। ये बेशक लगा है, जब href ही नहीं होगा तो क्लिक करके कहां पे जाएगा? ये चीज भी हमें चेक करनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वेबसाइट है भाई, उसमें 1000 पेजेस हैं, किसी वेबसाइट में 5000 पेजेस हैं, किसी वेबसाइट में 10000 पेजेस हैं, और उसके अंदर सपोज कर लेते हैं कि 500 या 800 404 के एरर पेजेस मौजूद हैं। अब ये मैंने आपको वैसे काउंट बता दिया कि 500 को 10,000 में से ढूंढना ही बड़ा मुश्किल काम होगा आपके लिए। तो सबसे पहले तो अपने ये ट्रैक करने हैं कि ऐसे कौन से पेजेस हैं जो 404 एरर प्रोड्यूस करने लगे। ठीक है, अब वो आपको पता लग गया होगा कि ये वाला काम मैनुअल करना तो बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, अगर मेरी वेबसाइट में टोटल 15 पेजेस हैं तो मेरे 3 या 4 एरर दे रहे हैं, इन्हें ढूंढना तो बहुत आसान है। बड़ी वेबसाइट में से ये ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए हमारे पास इनके लिए टूल्स मौजूद हैं। ठीक है, देखें जरा कौन कौन से टूल्स हैं। ब्रोकन लिंक चेकर, गूगल पे लिखिएगा आ जाएगा। एhref का अपना ब्रोकन लिंक टूल होता है। डेड लिंक चेकर, और ये क्या है? डेड लिंक को चेक करता है। क्लिक करते हैं किसी एक पे। हेलो, ये पीडीएफ मैंने शेयर की हुई है, आप इसे लैपटॉप पे खोलोगे तो ये लिंक प्लेएबल ही होंगे, ये नोट्स 25 में मौजूद है। जी, क्या कह रहा है भाई? कौन सी वेबसाइट है जिसका आपको चेक करना है? चले मैं यहाँ लिखता हूँ cyd cards.com। आगे क्या आया? कैप्चा आ गया, चलिए लिख दे जरा।
बताओ ना तो अब इसको चेक जी आ रहे हैं। अब सारे पेजेस निकाल रहे हैं, इसका मतलब इसको देखना पड़ेगा मुझे कि इतने सारे एरर पेजेस क्यों प्रोड्यूस होने लगे। ये भी चेक कर रहा है। अब मैं इनमें से एक एक को चेक करूंगा और फिर उधर जाकर सर्वर पे जाकर देखूंगा कि ये एरर्स क्यों आ रहे हैं, इन एरर्स को रिमूव करवाऊंगा। अब जरूरी नहीं है कि ये काम हम करें, इसको ट्रैक करना हमारा काम है। उसके बाद ये काम तो वेबसाइट लेवल का है, तो हम वेबसाइट डेवलपर को कहेंगे कि भाई आपने ये वाला काम करना है, ठीक है। आ गया। आ रहा है ना। अब ये वाला यूआरएल जो है इसको मुझे रिमूव करवाना है, तो मैं डेवलपर को कहूँगा भाई ये मेरे एरर जनरेट हो रहे हैं, इन यूआरएल्स को खत्म कर दो। तो हम देखेंगे कि ये कहाँ पर थे, ये किस एंकर में है, उस एंकर में से जाकर हम इनको ख़त्म करेंगे। ये कोई इन्होंने ना पाथ गलत लिखा हुआ देख रहे हैं ना, cydcast.com/this इसे हमें रिमूव करना है। चलो, तो ये हमारे पास ये दूसरा टॉपिक हो गया। ये कौन सा था जी? 404 का, ठीक है। ये कौन सा टॉपिक था? HTTP का, कि HTTP और HTTPS में क्या फ़र्क होता है। आज की तारीख में, पहले ये होता था कि भाई अगर आप अपनी वेबसाइट को HTTP भी रख लो तो पहले गूगल का ये स्टैंडर्ड बहुत स्ट्रिक्टली काम नहीं कर रहा था। अब तो वो ये कह रहा है कि आपकी वेबसाइट लाजमी तौर पर HTTPS होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वीक सिग्नल है SEO। इससे अब जब हम होस्टिंग खरीदते हैं तो हम SSL भी परचेज करते हैं। याद होगा जब मैंने आपको होस्टिंग बाय करने का तरीका बताया था तो उसमें SSL लिखा हुआ था, तो भाई SSL भी लो, और होस्टिंग की प्राइस रहता है, SSL की प्राइस रहता है। SSL जो है वो तकरीबन आप बोलो 2000 से शुरू हो जाती है, तो जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी लगाओगे, मतलब 3000 की भी होगी, 2500 की भी होगी, 5000 की भी होगी, तो आम जो है वो तकरीबन 2-2500 वाली SSL आपकी वेबसाइट को सिक्योर कर लेती है, ठीक है। चलें, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे बड़ी क्लास में, ठीक है, बड़ी स्क्रीन पे।